हेलो दोस्तों, मैं दीपांशु कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद टैलेंटेड बॉय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम बात करेंगे एग्रोनॉमी का एक पार्ट होता है जिसका नाम है वीड साइंस। आज हम वीड साइंस के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, वीड साइंस में आपका जो आता है वीड, देखिए वीड के बारे में यदि हम बात करें तो वीड जो है वह आपका वीड इज अ अनवांटेड प्लांट growing out of place and out of time, out of place and out of time। यानी कि वीड को हम हिंदी में कहते हैं खरपतवार। वीड को हम हिंदी में कहते हैं खरपतवार, और खरपतवार वे पौधे होते हैं जो हमारी इच्छा के बगैर किसी भी स्थान पर और किसी भी समय उग आते हैं या ग्रो कर जाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं, और जिनसे हमें कोई आर्थिक रूप से लाभ नहीं होता है बल्कि हानि ही होती है। ठीक है, तो ये जो है आपके खरपतवार कहलाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि जो वीड है वह वीड टर्म या कह सकते हैं वीड वर्ड किसने दिया था। वीड जो वर्ड है वह दिया था आपका जेंथ्रोटुल नामक वैज्ञानिक ने, और जेंथ्रोटुल को वीड साइंस, फादर ऑफ वीड साइंस भी कहा जाता है। फादर ऑफ वीड साइंस जेंथ्रोटुल को कहा जाता है। फादर ऑफ वीड साइंस जेंथ्रोटुल को कहा जाता है, और जेंथ्रोटुल द्वारा लिखी एक पुस्तक थी, बुक थी, जिसका नाम था हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। हॉर्स होइंग हस्बेंड्री लिखी जेंथ्रोटुल के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी जिसका नाम था हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। और जेंथ्रोटुल को फादर ऑफ वीड साइंस भी कहा जाता है। और वीड जो वर्ड है या टर्म है वह दिया था क्वाइंड वाज जेंथ्रोटुल ने। ठीक है, तो जेंथ्रोटुल ने जो है ये आपका वर्ड दिया था। उसके बाद आपकी बात आती है कि जो वीड साइंस या वीड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, इसमें हम आपको बता दें कि सबसे पहले 1989 में एनआरसी ऑफ वीड साइंस यानी कि नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ वीड साइंस का जो था वह आपका जबलपुर मध्य प्रदेश में। अब देखिए, जबलपुर मध्य प्रदेश में ही आपके वीड से रिलेटेड जितने भी सेंटर है वो आपके सभी जबलपुर में ही है। जैसे कि आपका एनआरसी जो था आपका 1989 में जबलपुर, लेकिन अब जो है प्रेजेंट टाइम में इसी का नाम बदल करके रख दिया गया डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च आपका कहां पर कर दिया गया है, वह आपका जबलपुर में ही स्थित है, लेकिन इसका नाम बदल दिया गया है। पहले 1989 में इसका नाम हुआ करता था एनआरसी ऑफ वीड साइंस, लेकिन अब नाम है इसका डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च। ये तो हो गई इसकी हल्की हल्की वीड के बारे में बात। अब हम बात करते हैं वीड के क्लासिफिकेशन के बारे में। किसके बारे में? वीड के क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी कि खरपतवार के क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो देखिए खरपतवार के क्लासिफिकेशन के बारे में क्या नॉलेज है देखते हैं। जो क्लासिफिकेशन मतलब क्लासिफिकेशन, सबसे पहले तो आप ये समझे क्लासिफिकेशन किसी भी चीज का क्यों किया जाता है। तो उसका हम किसी भी चीज का अध्ययन अच्छी तरीके से करने के लिए उसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, अध्ययन की सुविधा के अनुसार, किसी भी चीज का अध्ययन की सुविधा के अनुसार जो किया जाता है तो उसे क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वीड बेस्ड ऑन दी लाइफ साइकिल, यानी कि जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। ठीक है, तो देखिए जीवन चक्र के आधार पर यदि हम खरपतवारों के वर्गीकरण के बारे में बात करें तो देखिए इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 पर आता है एनुअल यानी कि 1 वर्षीय, बाइनियल यानी कि 2 वर्षीय, और नंबर 3 पर बहुवर्षीय यानी कि पेरीनियल। ठीक है,
यानी कि एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल। अब देखिए बात करते हैं कि एनुअल या एक वर्षीय कौन से खरपतवार होते हैं। तो वह खरपतवार जो अपना जीवन चक्र एक वर्ष या एक सीजन में ही पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, वह एक वर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। अब बात आती है कि जीवन चक्र क्या होता है। तो देखिए किसी भी पौधे का सीड टू सीड प्रोसेस, सीड टू सीड प्रोसेस, यानी कि हमने किसी भी बीज को बोया, ठीक है, उसकी हमने बुआई की, यानी कि सीड हमने बोया, और जब तक उसका सीड हमें प्राप्त हो जाता है तब तक उसके पूरी अवधि को जीवन काल या लाइफ साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी जीवन चक्र की। अब बात करते हैं कि एनुअल में हमने आपको बता ही दिया कि वह खरपतवार जिनका जीवन चक्र एक वर्ष में पूरा हो जाता है या फिर एक सीजन में पूरा हो जाता है, एक वर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। अब देखिए यहीं पर यदि हम बात कर लें एक वर्षीय के अंतर्गत ही एक सीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ वीड बेस्ड ऑन दी सीजनल के हिसाब से होता है, बेस्ड ऑन दी सीजनल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक वर्ष में आपकी जो सीजन होती है वह आपकी 3 सीजन होती है। तो देखिए सबसे पहले हम, लेकिन खरपतवारों का जो मेन वर्गीकरण है वो सिर्फ 2 सीजन में ही किया जाता है। यहीं पर हम इसका करते हैं, जैसे कि आता है खरीफ और रबी, खरीफ और रबी। तो यदि आपसे ये अलग से पूछा जाए तो आप इसको अलग से लिख देंगे, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी सीजनल। ठीक है, और यदि आपसे इसी में यदि आपको लिखना है तो आप सिर्फ इसी में लिख सकते हैं खरीफ और रबी। अब देखिए खरीफ और रबी में उगने वाले, ग्रो करने वाले बीज कौन कौन से होते हैं। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि खरीफ में कौन कौन सी फसलें होती हैं। जैसे खरीफ में आपकी फसल आती है, जैसे कि आपका राइस हो गया, ठीक है, यानी कि आपका राइस। अब देखिए राइस में उगने वाले बीज कौन कौन से होते हैं, जैसे इकाइनोक्लोआ, इकाइनोक्लोआ, इकाइनोक्लोआ स्पीसीज, इकाइनोक्लोआ स्पीसीज, ये आपकी राइस में उगने वाले वीड, राइस में उगने वाले वीड, जैसे कि आपकी राइस की फसल हो गई। उसके बाद आपका जो है पत्थर चटा, पत्थर चटा जिसे हम पत्थर चटा, जिसे हम जिसका साइंटिफिक नेम होता है ट्राइएंथमा मोनोगायना, जिसका साइंटिफिक नेम होता है ट्राइएंथमा मोनोगायना। और इसके बाद जो आपका अगला है पत्थर चटा, पत्थर चटा के बाद जंगली चौलाई, क्या है, जंगली चौलाई। जंगली चौलाई का जो साइंटिफिक नेम होता है वह होता है आपका एमरेंथस विरिडिस, एमरेंथस विरिडिस, एमरेंथस विरिडिस। ठीक है, अब हम बात करते हैं रबी क्रॉप की, यानी कि रबी सीजन की। तो रबी सीजन में उगने वाले जो आपके वीड होते हैं वह, जैसे कि आपका रबी की आपकी क्रॉप ले लो आप, गेहूं। अब देखिए गेहूं में जो उगने वाला एक महत्वपूर्ण आपका जो वीड है वह आप सभी को पता होगा, फैलेरियस माइनर। और फैलेरियस माइनर का जो लोकल नेम होता है वह होता है आपका, इसको हम कई अन्य नामों से जानते हैं, जैसे गेहूं का मामा, या फिर सेहू, या फिर बट्टा, या फिर गेहूंसा। ये सभी आपके फैलेरियस माइनर के ही नाम होते, या फिर इसी को गुल्ली डंडा भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये आपके रबी सीजन में उगने वाला वीड है, फैलेरियस माइनर। ठीक है, उसके बाद आपका जंगली गाजर और जो है जंगली गोभी। ठीक है, अब देखिए फैलेरियस माइनर। अब इसी में जो है आपकी सरसों होती है, तो सरसों में आपका क्या होता है, सत्यानाशी, सत्यानाशी का सत्यानाशी। ठीक है, और इसी में आपको मकोय देखने को मिल जाएगी, मकोय, जिसका नाम होता है सोलेनम नाइग्राम, और सत्यानाशी है। उसके बाद आपकी जो है जौ में आपकी जंगली जई, जई में आपकी जंगली जई होती है, सॉरी वाइल्ड ओट जिसे हम बोलते हैं, जिसे जंगली जई, वाइल्ड ओट, जिसका साइंटिफिक नेम होता है एवेना फतुआ, एवेना, एवेना फतुआ। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम होता है एवेना फतुआ। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी एनुअल वीड की। तो एनुअल वीड में आपको इसी प्रकार से लगाना है कि जैसे आपका एनुअल में आपकी 2 सीजन में आप इसको डिवाइड कर लें, उसके बाद खरीफ में उगने वाले वीड और रबी में उगने वाले वीड। ये तो बात हो गई आपकी एनुअल की। अब बात करते हैं बाइनियल। अब देखिए एनुअल के बारे में यदि हम थोड़ी सी और बात करें तो इनका जो प्रोपगेशन होता है वह जो है, जो इनका प्रोपगेशन होता है वह सीड के द्वारा ही होता है, सीड के द्वारा ही होता है। ठीक है, अब बाइनियल की यदि हम बात करें तो बाइनियल में भी जो है आपके, और अधिकतर ये हर्बिशियस प्लांट होते हैं, हर्बिशियस,
और बाइनियल भी आपके हर्बिशियस यानी कि द्विवर्षीय खरपतवार। अब द्विवर्षीय खरपतवार की परिभाषा की यदि हम बात करें तो इसकी जो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होती है कि वह खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 2 वर्ष या 2 सीजन में कंप्लीट करते हैं वह जो है आपके द्विवर्षीय खरपतवार कहलाते हैं या फिर बाइनियल वीड्स कहलाते हैं। तो अब देखिए बाइनियल वीड में क्या होता है, जैसे आपका ये भी आपके हर्बिशियस प्लांट होते हैं और इनका जो पहले वर्ष में इनका जो है वेजिटेटिव ग्रोथ होती है और दूसरे वर्ष इनमें जो है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है। अब रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का मतलब फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग यानी कि पहली वर्ष में जो है सिर्फ पौधा अपनी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ग्रोथ करता है, वेजिटेटिव वानस्पतिक वृद्धि करता है और दूसरे साल में पौधा या दूसरे सीजन में पौधा अपनी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का मतलब है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करता है। तो एक साल बुआई करते हैं, दूसरे साल हमें इसके बीज प्राप्त होते हैं। तो ये बात होगी आपकी बाइनियल की, ठीक है। अब देखिए बाइनियल में जो है आपका कौन कौन से इसके उदाहरण होते हैं, यानी कि बाइनियल के जो उदाहरण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिएगा इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वह है आपके जंगली गाजर और जंगली गोभी, जंगली गाजर और जंगली गोभी, वाइल्ड कैरेट और जंगली गोभी, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी बाइनियल की। अब बात करते हैं पेरिनियल के बारे में यदि हम बात करें तो वे खरपतवार जिनका जीवन चक्र 2 वर्ष या 2 से अधिक वर्ष में कंप्लीट होता है वह जो है आपके पेरिनियल या बहुवर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। बहुवर्षीय खरपतवार में जो आपका जो प्रोपगेशन होता है वह आपका ज्यादातर वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा होता है। किसके द्वारा? वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा होता है। जैसे कि वेजिटेटिव पार्ट में जैसे आपका आता है राइजोम, बल्ब, ट्यूबर, इनके द्वारा पेरिनियल वीड में इनके द्वारा प्रोपगेशन होता है, ठीक है। सीड के द्वारा कम होता है, राइजोम, बल्ब और ट्यूबर के द्वारा ज्यादा प्रोपगेशन होता है अधिक मात्रा में, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी बहुवर्षीय खरपतवार की। अब हम बात करें कि ये तो हो गया आपका पहला क्लासिफिकेशन। उसके बाद अगला क्लासिफिकेशन आता है बेस्ड ऑन दी कॉटिलिडन्स के आधार पर। तो देखिए बीज पत्र, जैसे हम हिंदी में कहते हैं बीज पत्र, यानी कि बीज पत्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। तो देखिए बीज पत्र के आधार पर खरपतवारों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पर आता है मोनोकॉट और दूसरे होते हैं डाइकॉट। तो मोनोकॉट का मतलब होता है एक बीज पत्री खरपतवार और 2 बीज पत्री खरपतवार। अब एक बीज पत्री खरपतवार वे खरपतवार जिनके बीज 2 दालों में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे आपका चना होता है, चना को यदि हम तोड़ते हैं तो वह 2 दालों में डिवाइड हो जाता है। उसी प्रकार से ऐसे खरपतवार जो एक बीज पत्री और 2 बीज पत्री, ठीक है। एक बीज पत्री वह खरपतवार जिनके बीज आपस में 2 भागों में डिवाइड नहीं होते हैं और 2 बीज पत्री वे खरपतवार जिनके बीज पत्र 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं, 2 बीज पत्री कहलाते हैं। अब देखिए मोनोकॉट की जो आपकी एग्जांपल है मोथा कांस दूब। अब देखिए मोथा का जो साइंटिफिक नेम होता है, यदि आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। मोथा का जो साइंटिफिक नेम होता है वह होता है आपका साइप्रस रोटेंडस, जबकि कांस का जो साइंटिफिक नेम होता है वह होता है सैकरम स्पॉन्टेनियम। और जो दूब घास का जो साइंटिफिक नेम होता है वह होता है आपका साइनोडन डक्टिलॉन, ठीक है। अब डाइकॉट के बारे में यदि हम बात करें तो डाइकॉट में आपका आता है बथुआ हिरनखुरी। अब देखिए बथुआ का जो साइंटिफिक नाम होता है वह होता है चिनोपोडियम एल्बम और हिरनखुरी का जो साइंटिफिक नाम होता है वह होता है कॉर्नवॉल्वुलस आर्वेन्सिस। उसके बाद आता है मकोय और सत्यानाशी। मकोय का जो साइंटिफिक नेम होता है
वह होता है आपका सोलेनम नाइग्रम, और सत्यानाशी का साइंटिफिक नेम होता है आर्जीमोनो मैक्सिकाना, आर्जीमोनो मैक्सिकाना। ठीक है, उसके बाद जंगली चौलाई, जंगली चौलाई का भी जो साइंटिफिक नेम होता है वह होता है एमरैंथस विरिडिस। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉटिलेडन्स के आधार पर, बेस्ड ऑन दी कॉटिलेडन्स। उसके बाद अगला जो आपका क्लासिफिकेशन आता है वह आता है खरपतवार फसल संबंध के आधार पर, क्रॉप वीड रिलेशन बेस्ड ऑन दी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी क्रॉप वीड रिलेशन, क्रॉप वीड रिलेशन, क्रॉप वीड रिलेशन के आधार पर जो आपके खरपतवारों का वर्गीकरण है उसमें आपका पहला जो आता है वह आता है आपका एब्सोल्यूट वीड, एब्सोल्यूट वीड, एब्सोल्यूट वीड। तो देखिए एब्सोल्यूट वीड का मतलब होता है वे खरपतवार जो वास्तव में खरपतवार होते हैं। ठीक है, वे खरपतवार जो वास्तव में खरपतवार होते हैं और हमारे आर्थिक लाभ को हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, हमारी फसलों को आर्थिक रूप से हानि पहुंचाते हैं, वह आपके खरपतवार, जैसे आपका मकोय सत्यानाशी, मकोय सत्यानाशी वास्तव में ये आपके वास्तव में खरपतवार हैं। मकोय सत्यानाशी, दूब, कांस, ये जब यदि हमारी फसलों में उग आते हैं, ग्रो कर जाते हैं, तो ये हमारी फसलों को आर्थिक रूप से हानि पहुंचाते हैं। उसके बाद आता है आपका रिलेटिव वीड, रिलेटिव वीड में रिलेटिव वीड वह वीड होते हैं या वह खरपतवार होते हैं, रिलेटिव वीड वह खरपतवार होते हैं, ऐसे खरपतवार जो कि वास्तव में खरपतवार तो नहीं होते हैं, लेकिन अब हमें उस जगह पर उन पौधों की आवश्यकता नहीं थी और वो उगाए। यानी कि खरपतवार की हमने आपको पहले ही डेफिनेशन बताई कि देयर आर अनडिजायरेबल या अनवांटेड प्लांट ग्रोइंग आउट ऑफ प्लेस एंड आउट ऑफ टाइम। यानी कि ऐसे खरपतवार जो कि हमें, ऐसे पौधे जिनकी हमें आवश्यकता नहीं थी और वो जमाए। जैसे माना कि हमारे पास ये आपका फील्ड है 2 हेक्टेयर का, और इसमें जो है हमने क्या वीट की क्रॉप ली है, माना कि वीट की क्रॉप ली है, और वीट की क्रॉप के बगल में ही एक दूसरा सरसों यानी कि कह सकते हैं मस्टर्ड का प्लाट था, मस्टर्ड का फील्ड था, उसके कुछ पौधे यहाँ आ गए और वीट के कुछ पौधे इसमें आ गए। तो देखिए वीट के फील्ड में हमें सरसों के या मस्टर्ड के पौधों की आवश्यकता नहीं थी और वो यहाँ पर आ गए या ग्रो कर गए, तो वो हमारे लिए वीट के फील्ड में सरसों के पौधे हमारे लिए एक वीड के रूप में ही होंगे। और वो जो है हमें, अब जैसे मान लिया अब सरसों के फील्ड में आपका वीट का पौधा आ गया, तो ये जो है आपका एक प्रकार से रिलेटिव वीड कहलाते हैं। अब इसी में जैसे आपको एग्जांपल में लिखना है तो आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं कि गेहूं के खेत में या गेहूं के फील्ड में चने का पौधा, और या फिर सरसों का पौधा, और सरसों के खेत में गेहूं का पौधा या फिर चने का पौधा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गए आपके एग्जांपल। अगला आता है आपका रिलेटिव वीड के बाद अगला आता है आपका रोग। ये आपका बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, रोग के बारे में पूछा जाता है। तो रोग के बारे में देखते हैं, रोग क्या होता है। रोग प्लांट, रोग वीड। ठीक है, तो देखिए रोग वीड से तात्पर्य क्या है। रोग वे पौधे, जैसे हमने किसी एक वैरायटी को बोया है और उस वैरायटी के यानी कि एक प्रजाति में उसी प्रजाति के किसी अन्य जाति का, या फिर कह सकते हैं एक हमने वैरायटी बोई उसका किसी दूसरी स्पीसीज का पौधा, उसमें किसी दूसरी स्पीसीज का पौधा यदि ग्रो कर जाता है तो वह आपका रोग प्लांट कहलाता है। कैसा? रोग प्लांट या फिर रोग वीड कहलाता है। ठीक है, और उस पौधे को निकालने की क्रिया ही आपकी रोगिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? रोगिंग कहलाती है। उसके बाद यदि हम जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यदि हमने अपने खेत में, यदि हमने अपने फील्ड में HD 1553 की फील्ड लगाई है, वीट की HD 1553 की फील्ड लगाई है और इसकी जगह पर यूपी 319 का पौधा उगाता है, तो यूपी 319 का जो पौधा है वह हमारे लिए एक रोग होगा, यानी कि रोग वीड या रोग प्लांट कह सकते हैं होगा। और इसे निकालने की प्रक्रिया, ऐसे हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसे निकालने की प्रक्रिया ही क्या कहलाएगी? रोगिंग कहलाती है। क्या कहलाती है?
रोगिंग कहलाती है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी रोग प्लांट की। उसके बाद अगला आता है आपका मिमिक्री वीड। मिमिक्री वीड को हम हिंदी में अनुकारी या नकलची खरपतवार कहते हैं। अनुकारी या नकलची खरपतवार कहते हैं। तो मिमिक्री वीड अनुकारी या फिर नकलची खरपतवार कहते हैं। तो देखिए मिमिक्री वीड में जैसे कि आपका आता है नंबर 1 पर, ऐसे खरपतवार जिनका मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर यानी कि जिनकी वानस्पतिक वृद्धि इस प्रकार से होती है कि जो मुख्य फसल को पहचानने में हमें आसानी से हम मुख्य फसल को नहीं पहचान सकते। कुल मिला के इस प्रकार समझ लें आप कि उसका जो वानस्पतिक वृद्धि या वानस्पतिक स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है कि जो मुख्य फसल हमने बोई है उसे हम आसानी से उनमें जो है अंतर नहीं कर पाएंगे। तो वह आपके मिमिक्री वीड या अनुकारी या नकलची पौधे कहलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा गेहूं के फील्ड में आपने देखा होगा फेलरिस माइनर का उगना। फेलरिस माइनर का मतलब है गेहूं या गेहूं का मामा या भट्टा या सेहूं या गुल्ली डंडा, ऐसी के अन्य नाम होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए फेलरिस माइनर, जब ये आपने देखा होगा फेलरिस माइनर जो है बिल्कुल गेहूं के तरीके या वीट के फसल के बिल्कुल उसका वानस्पतिक जो स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल गेहूं की तरीके से ही होता है। ठीक है, तो उनमें जो है आपस में वीट में और फेलरिस माइनर यानी कि गेहूं के या गेहूं या फिर गुल्ली डंडा या गेहूं का मामा में अंतर कर पाना संभव नहीं होता है। वह वीड आपकी मिमिक्री वीड कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला आता है आपका मिमिक्री वीड के बाद अगला आता है आपका ऑब्जेक्शनेबल वीड। ऑब्जेक्शनेबल वीड में आपके वह वीड जिनके बीज हमारी मुख्य फसल के बीज के बिल्कुल जस्ट एक समान होते हैं और उनको आसानी से हम पहचान नहीं सकते। मिमिक्री में क्या था, उनका जो बीड का जो वानस्पतिक वृद्धि थी वो एक समान होती है, लेकिन ऑब्जेक्शनल वीड इनको हम हिंदी में कहते हैं आपत्तिजनक खरपतवार। तो ये जो है इनका ऐसा इनके बीज इस प्रकार से होते हैं कि हमारी मुख्य फसल के बिल्कुल मुख्य फसल के बीजों के बिल्कुल समान होते हैं और उनमें हम आसानी से अंतर नहीं कर सकते। ठीक है, डिफरेंट नहीं हो सकते, डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। वह जो है आपके ऑब्जेक्शनेबल वीड कहलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा बरसीम में कासनी उगाती है। ठीक है, तो बरसीम में कासनी हो गया और आपका सरसों में सत्यानाशी के बीज। और अगला आता है आपका गेहूं में हिरनखुरी के बीज। गेहूं में हिरनखुरी। और उसके बाद आता है आपका गेहूं में हिरनखुरी। चावल में जंगली धान। चावल या कह सकते हैं धान में जंगली धान। ठीक है, तो जैसे कासनी जो होता है, कासनी यहाँ पर हम आपको इनके साइंटिफिक नेम के बारे में यदि हम बता दें तो कासनी का जो साइंटिफिक नाम होता है वह होता है सिंकोरियम इंटाइबस। ठीक है, चिंकोरियम लिखा हुआ होता है। सत्यानाशी आर्जिमोनो मैक्सिकाना। ठीक है, हिरनखुरी एनागैलस आर्वेंसिस हिरनखुरी। और जंगली धान काइनोक्लुआ कॉलोनम। ठीक है, उसके बाद आपका अगला आता है, उसके बाद जैसे हम यहीं पर बात कर लें सरसों में सत्यानाशी की। तो देखिए सरसों के सत्यानाशी के बारे में यदि हम थोड़ी सी बात करें तो क्या हुआ था, सरसों में एक बार 1998 में दिल्ली में ड्रॉपसी रोग फैल गया था। कैसे फैल गया था कि हमने सरसों में उनके सत्यानाशी के बीज मिल गए थे, तो उनमें जो है हमने डिफरेंशिएशन या उनमें अंतर नहीं कर पाया और हमने सरसों की फ्राई कर दी। ठीक है, और उसका तेल बन गया। जब तेल बन गया तो हमने मार्केट में अवेलेबल कर दिया, और मार्केट में जब अवेलेबल कर दिया तो लोगों ने उसको खाना स्टार्ट कर दिया। तो उसकी वजह से ड्रॉपसी नामक रोग एक हो गया।
लोगों में ड्रॉपसी नामक रोग हो गया। कब हो गया था? 1998 की बात है। कब की बात है? 1998 की बात है, जिसमें क्या हुआ था, 60 लोग मर गए थे। 60 लोग मर गए थे, जबकि 3000 लोग घायल हो गए थे। कितने? 3000 लोग घायल हो गए थे। तो ये एक बहुत ही गंभीर बीमारी हो गई थी। सरसों में सत्यानाशी के बीज मिल जाने से, ये आपसे पूछा जाता है कि सरसों में सत्यानाशी के बीज मिल जाने से कौन सा रोग होता है, तो ड्रॉपसी रोग होता है। और ये हुआ था 1998 में, ठीक है। और ये कहां पर हुआ था, कहां पर फैला था? दिल्ली में। कितने लोग मरे थे? 60 लोग मरे थे, जबकि 3000 लोग घायल हो गए थे, इन्फेक्टेड हो गए थे, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी ऑब्जेक्शनेबल वीड की। उसके बाद अगला आता है आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी पैरासिटिज्म। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी पैरासिटिज्म मींस परजीविता के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। परजीविता के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण बेस्ड ऑन दी पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म पैरासिटिज्म खरपतवार। अब देखिए इसमें क्या होता है कि आपके ये 4 प्रकार के होते हैं। जैसे आपका आता है टोटल रूट पैरासाइट, टोटल स्टेम पैरासाइट, सेमी रूट पैरासाइट और सेमी स्टेम पैरासाइट। अब देखिए इसमें क्या होता है, टोटल रूट पैरासाइट को हम कहते हैं हॉलो टोटल रूट पैरासाइट। टोटल रूट पैरासाइट। अब टोटल रूट पैरासाइट को ही हम जो है हॉलो रूट पैरासाइट भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? हॉलो रूट पैरासाइट। उसके बाद यहीं पर आता है आपका टोटल स्टेम पैरासाइट। स्टेम पैरासाइट। उसके बाद अगला आता है आपका सेमी रूट पैरासाइट। सेमी रूट पैरासाइट। सेमी रूट पैरासाइट, ठीक है। उसके बाद सेमी स्टेम पैरासाइट। अब देखिए ये होते कौन से हैं, इनके बारे में बताएं हम आपको। देखिए हॉलो हॉलो या टोटल रूट पैरासाइट जो होता है, यानी कि पूर्ण जड़ परजीवी। तो पूर्ण जड़ परजीवी जो होता है वह होता है आपका ओरोबैंकी। ओरोबैंकी। ओरोबैंकी को ओरोबैंकी हमें तंबाकू के खेत में, तंबाकू की फसल में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद हॉलो स्टेम पैरासाइट। अब हॉलो स्टेम पैरासाइट जो होता है वह होता है आपका कस्कुटा रिफ्लेक्सा। कस्कुटा रिफ्लेक्सा। अब कस्कुटा रिफ्लेक्सा का जो लोकल नेम होता है या कॉमन नेम होता है वह होता है आपका अमर बेल। क्या होता है? अमर बेल। अमर बेल को हम कस्कुटा रिफ्लेक्सा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और उसके बाद सेमी रूट पैरासाइट। सेमी रूट पैरासाइट जो होता है वह होता है आपका स्ट्राइगा। स्ट्राइगा। तो स्ट्राइगा जो है यह आपका ज्वार में देखने को मिलता है, ज्वार में, सोरगम भाई कलर में, ठीक है। उसके बाद सेमी स्टेम पैरासाइट जो होता है वह आपका लोरेंथस। क्या? लोरेंथस। लोरेंथस होता है, ठीक है। तो ये आपके 4 पैरासाइट हो गए। और ये आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि टोटल रूट पैरासाइट कौन सा है, तो ओरोबैंकी। उसके बाद टोटल स्टेम पैरासाइट कस्कुटा रिफ्लेक्सा है, जिसका अमरबेल, जिसका लोकल नेम है अमरबेल। और सेमी रूट पैरासाइट यानी कि अर्ध जड़ परजीवी जो होता है वह आपका स्ट्राइगा, जो कि हमें ज्वार में देखने को मिलता है। और सेमी स्टेम पैरासाइट जिसे हम लोरेंथस, लोरेंथस होता है, ठीक है। लोरेंथस के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगला जो आपका क्लासिफिकेशन है वह है, अगला जो आपका क्लासिफिकेशन है वह है आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी ग्रोथ हैबिट। ऑन दी ग्रोथ हैबिट। ग्रोथ हैबिट के आधार पर यहां से भी आपके कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रोथ हैबिट। अब देखिए ग्रोथ हैबिट में आपके आते हैं इरेक्ट वीड। ऐसे वीड ग्रोथ हैबिट यानी कि वृद्धि की आदत के अनुसार जो है आपके इरेक्ट वीड, ऐसे वीड जिनके तने सीधे खड़े होते हैं। तो सीधे खड़े होने वाले तने जैसे कि आपका बथुआ हुआ, बथुआ, कांग्रेस घास, बथुआ हुआ, कांग्रेस घास हुई, बथुआ हुआ, कांग्रेस घास हुई और कृष्ण नील। ये जो है आपके सीधे, जिनके तने बिल्कुल इरेक्ट होते हैं, बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं। उसके बाद अगला आता है प्रोस्टेट वीड। प्रोस्टेट, प्रोस्टेट वीड। तो प्रोस्टेट वीड में आता है जैसे आपका गोखरू, फैलकर चलने वाले गोखरू, पत्थर चटा, गोखरू, पत्थर चटा, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है
ट्राइएंथमा मोनोगायना, बड़ी दुधी, बड़ी दुधी, बड़ी दुधी, बड़ी दुधी का जो नाम होता है वह होता है आपका यूफोर्बिया हेरेटा, वैज्ञानिक नाम होता है यूफोर्बिया हेरेटा। उसके बाद क्रीपिंग वीड, क्रीपिंग क्रीपिंग वीड, क्रीपिंग वीड में आता है आपका दूब घास और नूनिया, दूब घास, दूब घास और नूनिया, दूब घास और नूनिया। दूब घास का जो साइंटिफिक नेम होता है वह है आपका साइनोडन डक्टाइलन, ठीक है। उसके बाद क्रीपिंग वीड में आपका, उसके बाद आता है आपका ट्रेलिंग, ट्रेलिंग वीड। तो ट्रेलिंग वीड में आपके हिरनखुरी, चटरी मटरी और मुनमुना, हिरनखुरी, चटरी मटरी, चटरी मटरी और मुनमुना, हिरनखुरी, चटरी मटरी और मुनमुना। उसके बाद अगला आता है क्लाइंबिंग, मींस चढ़ने वाले, चढ़ने वाले, क्लाइंबिंग वीड, चढ़ने वाले खरपतवार। तो ये जो है आपके सिफोलेंडर का इंडका, कंदुरी जिसे बोलते हैं, कंदुरी, सिफोलेंडर का इंडका, इंडका, सिफोलेंडर का इंडका, सिफोलेंडर का इंडका जिसे हम कंदुरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपकी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी ग्रोथ हैबिट के आधार पर। उसके बाद क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी लीव्स, देखिए लीव्स के आधार पर, यानी कि लीव्स में भी आपकी होती है जैसे ब्रॉड लीफ या फिर नैरो लीफ, यानी कि चौड़ी पत्ती ऑन दी लीव्स, चौड़ी पत्ती के आधार पर, चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती जिन्हें हम बोलते हैं। तो देखिए चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती वाले खरपतवारों के बारे में देखते हैं। ब्रॉड लीफ, ब्रॉड लीफ, ऐसे खरपतवार जिनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं। तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जैसे आता है आपका बथुआ, खरतुआ, मकोय, बथुआ, उसके बाद खरतुआ, उसके बाद मकोय, मकोय, इनका जो साइंटिफिक नेम चीनोपोडियम एल्बम है, और उसके बाद मकोय, सोलेनम नाइग्रम, चीनोपोडियम मोरेल, खरतुआ का चीनोपोडियम मोरेल। उसके बाद इसमें आपका जंगली चोलाई, पत्थर चटा और मुनमुना, पत्थर चटा, इनके सभी के नाम हम पहले आपको बता चुके हैं, पत्थर चटा, मुनमुना, ठीक है, जंगली चोलाई। उसके बाद नैरो लीफ, नैरो लीफ, नैरो लीफ, तो नैरो लीफ में आता है आपका, नैरो लीफ में आपका सेहू, कांस, बनसोया, सेहू, सेहू, कांस, बनसोया, बनसोया, बनसोया का नाम होता है फ्यूमेरिया पैरवीफ्लोरा, साइंटिफिक नेम होता है उसका फ्यूमेरिया पैरवीफ्लोरा। कांस का हम आपको बता चुके हैं सैकरम स्पॉन्टेनियम, सेहू का भी बता चुके हैं फेदरेस माइनर, ठीक है। उसके बाद अगला जो आता है आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें हम आपको, जिनमें ही वह खरपतवार उगते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन, जलवायु के आधार पर। तो बेस्ड ऑन दी क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन उस जगह के आधार पर इसमें जो है आपका आता है ऑब्लिगेट वीड, ऑब्लिगेट वीड, जिन्हें हम कहते हैं अवैकल्पी, अवैकल्पी खरपतवार। अवैकल्पी खरपतवार वह खरपतवार होते हैं जिनके पास सिर्फ एक ही विकल्प होता है, यानी कि समझ रहे हैं, सिर्फ एक ही विकल्प होता है, यानी कि ऐसे खरपतवार जो कि जंगलों में नहीं उगते हैं या फिर जंगली अवस्था में नहीं उगते हैं, वह आपके अवैकल्पिक खरपतवार कहलाते हैं। जैसे आपका बथुआ, कृष्णनील और सेहू, बथुआ, कृष्णनील, बथुआ, कृष्णनील और सेहू। उसके बाद अगला आता है फैकल्टेटिव। तो फैकल्टेटिव में, फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव वीड, ऐसे खरपतवार जो जंगली अवस्था में भी उगते हैं और हमारे जो है कल्टीवेटेड एरिया में भी उगते हैं। और ये सिर्फ कल्टीवेटेड एरिया में उगते हैं, जंगली अवस्था में नहीं उगते हैं। कौन से? ऑब्लिगेट वीड जो है वह आपके कल्टीवेटेड अवस्था, कल्टीवेटेड एरिया में उगते हैं, नॉन कल्टीवेटेड एरिया में नहीं देखने को मिलते हैं। जबकि आपके फैकल्टेटिव वीड जो होते हैं वह आपके फैकल्टेटिव वीड कल्टीवेटेड एरिया में तो उगते ही उगते हैं, बल्कि वह जंगली वाइल्ड एरिया में भी देखने को मिलते हैं। जैसे आपका आपका आता है सत्यानाशी और दुद्धि, सत्यानाशी आर्जिमोनो मैक्सिकाना और दुद्धि यूफोर्बिया दुद्धि, ठीक है।
तो ये हो गए आपके फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट वीड। अब थोड़ी सी हम एक क्लासिफिकेशन के बारे में और बात करेंगे, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी ऑरिजिन प्लेस। ऑरिजिन प्लेस के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। ऑरिजिन प्लेस का मतलब है उत्पत्ति के आधार पर, ऑरिजिन प्लेस, ऑरिजिन प्लेस के आधार पर, ऑरिजिन प्लेस के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। देखिए ऑरिजिन प्लेस में आपका आता है नेटिव और एक्सोटिक वीड। अब देखिए नेटिव वीड में ऐसे खरपतवार जिनकी उत्पत्ति स्थान हमारा भारत देश होता है, वह आपके नेटिव कहलाते हैं। जैसे नेटिव में आपका आता है, नेटिव में जैसे आपके जिनके भी आगे, हम आपको बताते हैं कि ऐसे खरपतवार जिनके साइंटिफिक नेम के आगे इंडिका लगा होता है, वे सभी खरपतवार आपके इंडिया, उनका उत्पत्ति स्थान इंडिया ही माना जाता है। तो जैसे हम आपको नाम बता दें, अभी आपका नाम आया था सिफोलेंडर का इंडिका, सिफोलेंडर का इंडिका, तो इसका नाम जो है, इसका जो उत्पत्ति स्थान है वह आपका इंडिया ही माना जाता है। अब बात सिर्फ ज्यादा नेटिव पर ना करके जो मेन है आपका एक्सोटिक के बारे में बात करेंगे। तो देखिए एक्सोटिक खरपतवार कौन से होते हैं, तो एक्सोटिक खरपतवार जो होते हैं वह आपके पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, कांग्रेस घास के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? कांग्रेस घास, कांग्रेस घास, यह बाहर से लाई गई थी, ठीक है। और उसके बाद आता है अगला आपका कांग्रेस घास, कांग्रेस घास के बाद आता है आपका लेंटाना, लेंटाना कैमरा, जिसे हम हिंदी में जिरायन के नाम से जानते हैं। तो ये लेंटाना कैमरा जो है, यह आपका एक ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पर लाया गया था, जबकि कांग्रेस घास यह आपका जब हमारे देश में गेहूं यानी कि अनाज की कमी पड़ गई थी, तब इसको जो है यूएसए से लाया गया था, यूएसए को मंगवाया गया था। तो ये जो है हमारे गेहूं में ही चला आया था, ठीक है। इसीलिए कांग्रेस का शासनकाल था, इसीलिए यह जो है कांग्रेस के नाम से जाना जाने लगा, कांग्रेस घास के नाम से जाना जाने लगा। और इसे जो है हमारे इंडिया में इतनी अच्छी क्लाइमेट मिल गई कि ये अब आपको हमारे सभी जगहों पर देखने को मिल जाएगा, जिसका नाम होता है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी ऑरिजिन प्लेस के बारे में। तो अगला वीडियो आपको हम खरपतवार पर ही लेकर आएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।